नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज चर्चा करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए डर गई है? क्या बीजेपी के लिए वहां पे जमीन खिसक गई है और कांग्रेस अप्रत्याशित सीटों से चुनाव जीतने वाली है? ये सब कयास इसलिए लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उन्होंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कई परंपराओं को तोड़ दिया है। अगर मैं कहूं कि केंद्रीय चुनाव समिति, जो भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है, उसकी बैठक सदैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तिथियों के घोषणा के बाद हुआ करती थी। लेकिन इस बार बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक उससे पहले ही हो गई और मामला यहीं पे नहीं रुका। बीजेपी ने 39 यानी कि प्रथम सूची भी जारी कर दी मध्य प्रदेश के लिए। क्या बीजेपी किसी हड़बड़ाहट में है? एक तरफ बीजेपी काफी हड़बड़ाहट में है। अगले कुछ मिनटों तक बने रहिए मित्रों, चूंकि बीजेपी के हड़बड़ाहट के बाद कुछ वो किस्से भी सुनेंगे जहां लोग 1200 गाड़ियां लेकर इस्तीफे देने के लिए जाते हैं और फिर कांग्रेस की तरफ ज्वाइन करने के लिए आते हैं। ये 1200, 700, हजार गाड़ियों के काफिला का क्या मामला है, वो क्या रोचक कहानी है, इन सब तमाम चीजों का विश्लेषण करेंगे अगले कुछ मिनटों में। मित्रों, मध्य प्रदेश अभी लगातार चर्चा में बना हुआ है। मध्य प्रदेश प्रथम बार तो चर्चा में तब बना जबकि मध्य प्रदेश के, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में लगभग जनवरी तक 52 जिले थे और बाद में 3 जिले बने, 55 जिले, और उन 55 जिलों में से 41 जिलों में जब कांग्रेस ने वहां पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो प्रियंका गांधी के ऊपर 41 जिलों में एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिससे प्रदर्शित होता है कि कहीं कहीं मामा शिवराज सिंह चौहान सामान्य नहीं है, सहज नहीं है, और ये उनकी कमजोर कड़ी दिखती है। और दूसरी चीज, हम लोगों को ये चीज देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश को लेके भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह सहज नहीं लग रहे। बार बार भोपाल की यात्रा वो लगातार कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। अगर उनके शेड्यूल को देखेंगे तो उनकी दिल्ली से भोपाल यात्रा लगातार जारी है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मध्य प्रदेश में चुनावी लड़ाई काफी कठिन है। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक और मध्य प्रदेश से निकली थी तब उसमें मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी काफी चर्चा थी कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा है, उसका काफी वो जमा होके एक तरह से कांग्रेस को अभूतपूर्व लाभ देने जा रहा है। तभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तब दावा कर दिया था कि लिख के गारंटी देता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 150 सीटें, यानी कांग्रेस केवल जीत नहीं रही है, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा, शिवराज सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से हम लोग कहें तो वो लगभग, अगर कमलनाथ की सरकार को छोड़ दें तो 20 सालों का एक लंबा इतिहास चल रहा है मुख्यमंत्री के पद को लेके। वो 20 सालों से मुख्यमंत्री के पद पे लगभग बने हुए हैं। तो वैसे में क्या उनकी कुर्सी इतनी आसानी से डगमगा जाएगी? मित्रों, ध्यान रहे कि उनकी कुर्सी अभी नहीं डगमगाई थी, उनकी कुर्सी तो 2018 में ही डगमगा के चली गई थी और कांग्रेस वहां पे आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पे कई सारे चीजों पे अगर हम लोग कहें कि बीजेपी ने सत्ता तो जरूर बना ली मध्य प्रदेश में 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ के, लेकिन उस सत्ता निर्माण के साथ कांग्रेस को कई आसानियां भी दे गए। यानी अगर अभी कमलनाथ होते तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कमलनाथ के प्रति होता, लेकिन कमलनाथ नहीं है। उल्टे जनता में एक आक्रोश है कि हमने जनादेश दिया कांग्रेस को और आपने ऑपरेशन लोटस चला के तोड़ दिया। हम लोगों ने इस प्रकार की तमाम घटनाओं को कर्नाटक में भी देखा है। कर्नाटक में भी वही स्थितियां थी, ऑपरेशन लोटस से जनादेश तोड़ा गया था और जनता में बड़ा आक्रोश था, और चुनाव के समय जनता ने उस आक्रोश को खुलकर व्यक्त किया, मुहर लगा लगा के कांग्रेस पे व्यक्त किया। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कर्नाटक 2 बनने के लिए जा रहा है, या फिर चाणक्य अमित शाह बार बार की भोपाल यात्रा से इस संकट को दूर कर लेंगे? देखिए, अगर हम लोग देखें कि बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति में जो निर्णय हुए, बड़े रोचक किस्म के निर्णय हुए। वहां पे मध्य प्रदेश के सीटों को मित्रों 4 भागों में बांट दिया गया है। A, B, C, D,
एक कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जिसमें बीजेपी कभी सीट हारी नहीं है, और डी कैटेगरी में सबसे कमजोर सीटों को रखा गया जिसमें बीजेपी कभी जीती नहीं है। और इसी डी कैटेगरी के 39 सीट्स पे कैंडिडेट्स भी घोषित कर दिए गए। ये माना गया कि अगर इन कैंडिडेट्स को अभी से इनकी घोषणा कर दी जाए तो ये अच्छे से चुनाव प्रचार करेंगे और वहां पे जो है कि इस स्थितियों को मजबूत करेंगे। तो ये उनकी एक रणनीति है। बीजेपी पूरी रणनीति मेहनत लगा रही है कि किस तरह से एक हारे हुए लड़ाई को, देखिए मैं बार बार हारे हुए लड़ाई इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो उस ग्राउंड्स में मैं भी कई बार गया हूँ वहां पे, और वहां पे शिवराज सिंह चौहान और सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी हाई है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया था उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री दो दो बार बदले, वैसा प्रयोग भी वहां पे नहीं हुआ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया था गुजरात में, कि गुजरात में इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ना केवल मुख्यमंत्री को हटा दिया था बल्कि पूरे कैबिनेट को ही हटा दिया था, जिससे कि सरकार के प्रति नाराजगी, जिसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं, उसे कम किया जा सके। इस प्रकार की कोई योजना मध्य प्रदेश में चलाई नहीं गई। हालांकि ये जरूर स्पष्ट कर दिया गया कि मध्य प्रदेश का चुनाव मामा अर्थात शिवराज सिंह चौहान के नाम पे नहीं लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश का चुनाव कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के इस तरह की रणनीति को हम लोगों ने इसके पूर्व में कर्नाटक में भी देखा है। तो बीजेपी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे बहुत ज्यादा निर्भर होते जा रही है। एक तो ये समस्या वहां पे बनी हुई है, और लोगों के सवाल ये होते हैं, जो कर्नाटक में भी जब मैं ग्राउंड में था तो लगातार लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए तो मोदी जी नहीं आएंगे, वो तो प्रधानमंत्री के लिए रेस में रहेंगे, तो ऐसे स्थिति में फिर उनको वोट कैसे दिया जाए। ये कुछ सवाल जनता उठा रही थी, इसलिए जनता के कुछ सवाल गंभीर हैं, उन सवालों का उत्तर अब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई है। दूसरे जो कुछ बड़े मामले हैं, जैसे 20 सालों से वो सरकार है और उस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। अब वहां के सरकार के ऊपर व्यापम घोटाले के आरोप पहले से थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि एक तरह से देश जब कोरोना काल में था तब से केंद्र सरकार की तरफ से फ्री राशन की जो योजना है वो मध्य प्रदेश में लगातार कई रपट में पाई गई, कई रिपोर्टों में पाई गई कि वो दुकानों में जा रही है, बड़े पैमाने पे वो उसमें भ्रष्टाचार दिखा। अभी इस समय जो ताजा भ्रष्टाचार का मामला है, जिसको कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना दिया है, वो मुद्दा है 50% भ्रष्टाचार का मामला। ये कुछ बड़े मामले हैं और उससे निपटने का तरीका हम लोगों ने देखा कि एफआईआर का तरीका। जब राजनीति में आप एफआईआर करके आप किसी का मुंह बंद करने का प्रयास करते हैं तो जनता का सहानुभूति फैक्टर और ज्यादा जो है वो दूसरे पक्ष में आता है। अब कुछ तरीकों को अगर हम लोग देखें, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जब कुछ समानताओं की बात करते हैं तो कुछ मामले में समानताएं तो मिलती हैं हम लोगों को, लेकिन वहां पर समानताओं के साथ साथ बड़ी अनोखापन की चीजें भी देखने के लिए मिलती है। आजकल मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताओं के बीच में एक अलग सी रेस चल रही है। वो रेस ये है कि वो बीजेपी तो छोड़ रहा है, लेकिन जब बीजेपी हेड ऑफिस जा रहे हैं इस्तीफा देने के लिए, हजारों हजारों गारों के काफिले के साथ जा रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक समंदर पटेल 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ वो अपने विधानसभा क्षेत्र से निकले, और उनका विधानसभा क्षेत्र था जावद। तो जावद से 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ वो जाते हैं भोपाल बीजेपी हेड ऑफिस इस्तीफा देने के लिए। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि इतने लंबे चौड़े काफिले के साथ चलने की क्या जरूरत थी, इतना भारी भरकम भीड़ के साथ इस्तीफा देने के लिए क्यों जा रहे थे बीजेपी के ऑफिस। क्योंकि बीजेपी के नेताओं में जो रेस लगी है वो लगी है रेस। तो दरअसल मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं, वो कांग्रेस नेतृत्व को अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि मैं अकेला समंदर पटेल नहीं हूं, मेरे साथ तो 1200 गाड़ियों वाले इतने सारे तो कार्यकर्ता हैं, तो समर्थक कितने होंगे। और ये केवल एक ऐसी स्थिति नहीं बनी। अगर मैं देखूं तो इसके पहले 14 जून को भारतीय जनता पार्टी के नेता वैजनाथ सिंह यादव वो करीबन 700 गाड़ियों के काफिले के साथ जो है वो कांग्रेस में शामिल हुए। उसके पहले अगर 26 जून की एक घटनाक्रम है, उसमें बीजेपी के नेता राकेश कुमार गुप्ता
वो भी जो है कि हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ जाते हैं बीजेपी में इस्तीफा देने के लिए और कांग्रेस में शामिल होते हैं। यानी बीजेपी नेताओं के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कांग्रेस नेतृत्व को मनाने के लिए कि वो कितने भारी भरकम है। कांग्रेस उन्हें हाथों हाथ ले और स्वीकार करे और बीजेपी से आना चाह रहा है। हम लोगों ने तमाम इलेक्शंस में देखा है, कभी अगर इसके पहले भी अगर कर्नाटक में देखें तो वहां पे लगातार बीजेपी के जो भारी भरकम नेता थे वो कांग्रेस के तरफ आ रहे थे। चुनाव की ये नीति कह लीजिए इसे, कि जब नेताओं को लगता है कि वह पार्टी हार रही है जिसमें वो है तो वो तेजी से दूसरे तरफ आते हैं। हालांकि यहाँ पे इस पूरे मामले को समझने के लिए ये भी समझना आवश्यक है कि मध्य प्रदेश जो बीजेपी है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक है गुट जो कि शिवराज सिंह चौहान गुट है, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट है, तीसरा इन दोनों से नाराज गुट है, उसे नाराज गुट कहते हैं। लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ जरूर जो है कि वहां पे चले गए और कांग्रेस की सरकार गिर गई, शिवराज सिंह चौहान की सरकार फिर से बन गई। लेकिन वस्तु स्थिति यह रही कि सिंधिया समर्थकों को जो बीजेपी में वो स्थान नहीं मिल सका और उनके बीजेपी के जो पुराने नेता थे, बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, उनके साथ उनके 36 के संबंध बने रहे। यही कारण था कि जब समंदर पटेल जो कि 1200 काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, उनसे जब पूछा गया कि आपने तो बड़े ढोल बाजे नगाड़े के साथ शामिल हुए थे बीजेपी में, तो फिर बीजेपी क्यों छोड़ रहा है? उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि बीजेपी में उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, वहां पे एक तरह से उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें उपेक्षित किया गया। तमाम लोगों के इसी प्रकार के बयान हैं। तो मध्य प्रदेश बीजेपी जहां पे शिवराज गुट, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट, इन सबों के बीच में और तीसरा नाराज गुट, इन सबों के बीच में टकराहट की स्थिति दिखती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं कहूं कि अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस के गुट को देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो सारी खींचतान थी वो कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक उपस्थित रहे तब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की खींचतान थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में लेके मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को बिल्कुल एक चट्टानी एकता प्रदान कर दी। क्योंकि वहां पे अब कमलनाथ हैं, वो अभी भी जो है कि मोर्चा संभाले हुए हैं मध्य प्रदेश में, और पार्टी में किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं है। तो एक तरफ बीजेपी के भीतर भीतराघाट, टूट फूट, तमाम तरह की चीजें, और दूसरी तरफ कांग्रेस, वहां पे अगर हम लोग देखें 2 बड़े नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय और कमलनाथ सिंह की केमिस्ट्री इसमें काफी मजबूत है उनकी। एक तरह से दोनों मिलकर रणनीति बनाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा है कि दिग्विजय सिंह कितने सुपर एक्टिव थे। उन्होंने अपने पदयात्राओं के माध्यम से भी मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर को कई बार बदला है। 2018 में जब बीजेपी हारी थी तो माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह के पदयात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा दिया है। तो अब वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सारा निर्णय ले रहे हैं। तो एकजुट चट्टानी रूप से कांग्रेस, टूटी फूटी बीजेपी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, अगर उनके शेड्यूल को जो मैं बार बार कहता हूं कि बार बार वो दिल्ली से भोपाल यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली से भोपाल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब तक जीत का कोई प्रभावी चीज वो ढूंढ नहीं पाए। वो फॉर्मूला उन्हें मिल नहीं पा रहा है उन्हें कि जिस फॉर्मूले को वो अप्लाई कर दें और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए जो है कि वो एक अभूतपूर्व स्थिति बन जाए। उल्टे ये हो रहा है कि कर्नाटक में जो 5 गारंटियां प्रदान की थी कांग्रेस ने, उसी प्रकार की 5 गारंटियों के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं भ्रष्टाचार का मामला, जो आरोप वहां पे लगे थे वो यहां पे भी लग रहे हैं। वहां तो कर्नाटक में तो 40% का था, यहाँ 50% के लग रहा है। वहां पे भी 5 गारंटियां दी गई थी जिनको जनता ने हाथों हाथ लिया था और कैबिनेट के प्रथम बैठक में ही उन गारंटियों को पूरा कर दिया गया था। इन गारंटियों ने भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह की नींद उड़ा के रख दी है। तो मित्रों, इसलिए अभी तक की जो रणनीति है, जो जमीनी स्थिति है, ये पूरा मामला, जो पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव है, वो काफी हद तक एक पक्षी है। वो चुनाव अगर आज के डेट में वहां पे चुनाव हो जाए तो कांग्रेस को केवल सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि वो बड़ी मजबूती के साथ, बड़े संख्या के साथ वो चुनाव जीतते हुए दिख रही है। हम लोग लगातार नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि जो भी अपडेट्स होगा इलेक्शंस को लेके, उन अपडेट्स पर नजर बनाएंगे। और आप लोग भी जरूर दीजिएगा कि आपके नजर में मध्य प्रदेश की जमीनी स्थिति और विश्लेषण, आपका मन क्या कह रहा है, कौन किसकी बनेगी सरकार? कमलनाथ आएंगे वहां पे कांग्रेस के, या फिर मामा ही रहेंगे?
टिप्पणी करके जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। नमस्कार मित्रों।